Hello and welcome to Synopsis. I am Krishna. This is lecture for the Hindu and Indian Express in 5 minutes. 30th of April 2020 के लिए आज पढ़ेंगे हम इन कोर्सेज की डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो. दीज आर पार्ट ऑफ सिनॉप्सिस स्पेशल कोर्सेज फॉर 2020 एंड 21 जीएस के कोर्सेज एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जियोग्राफी एंड जियोलॉजी. दोज आर ऑल्सो अवेलेबल. इफ़ यू कैन बिकम पार्ट ऑफ दिस देन यू आर मोस्ट वेलकम. सबसे पहले कल जो बेस्ट एक्टर है, मैंने अपनी लाइफ टाइम में 2-3 बेस्ट एक्टर्स देखे हैं, उसमें से एक हमें छोड़ के चले गए, बाकी स्टार्स बने रह गए, वो एक्टर बन गए. इनका ये डायलॉग हमेशा याद रखना कि पार्लियामेंट में ही डकैत मिला करते हैं. जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में था तो सीनियर्स कहा करते थे कि अगर आपने हासिल नहीं देखा तो मतलब ज़िंदगी में क्या देखा. तो ही वॉज सच अ फाइन एक्टर, नाइस पर्सन. बाकी जितने लोग थे, शाहरुख खान की मूवी से आपने क्या सीखा है कि दूसरे की होने वाली बीवी को कैसे भगाना है, ठीक है, हरामखोरी कैसे करनी है. बट इनकी मूवी से आप रियल में कुछ ना कुछ सीख जाओगे. करंट अफेयर्स के नाम पर सबसे पहले सिनॉप्सिस आईएएस एक्सप्लेन्ड, जो अभी बिल्कुल हाई तौबा मचा रखी है पार्लियामेंट के डकैतों ने कि आपने हमारा बैंक लोन राइट ऑफ कर दिया. उन्होंने कहा आपके यूपीए के टाइम में हुआ था, इन्होंने कहा आपने भी तो किया. ये सब चल रहा है पूरा पार्लियामेंट की जो एंटरटेनमेंट है, सर्कस चलती रहती है, हर पार्टी इसका पार्ट होती है. तो बैंक्स क्यों करते हैं ये जो डेट की राइटिंग ऑफ बैड डेट क्यों करते हैं? रीज़न ये होता है कि कुछ ऐसे जहरीले विषाक्त टॉक्सिक लोन्स हो जाते हैं जिनको ना तो बैंक कलेक्ट कर पा रहा है, वसूली भाई नहीं है उनके पास, और ना ही उसको इतना इजी है कि उसको आप इजीली कलेक्ट कर पाओ. दैट इज़ अनरीजनेबली डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट. तो इसकी वजह से क्या होता है कि बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बहुत ही ख़राब छवि डालता है. उससे क्या होता है, बैंक की रेटिंग डिक्रीज़ हो सकती है, बैंक के शेयर कम हो सकते हैं, और जो बैंक के इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो इसी चीज़ में लगे रहेंगे कि पैसा कैसे वसूलो, पैसा कैसे वसूलो. तो इस वजह से बैंक्स राइट ऑफ या फिर चार्ज ऑफ, दोनों एक ही टर्म है, कर देते हैं. क्या करते हैं, टाइम बिंग, दिस इज़ अ टेम्परेरी प्रोविज़न, अपनी बैलेंस शीट से लोन्स को रिमूव कर देते हैं और अपनी खुद की टैक्स लायबिलिटी बचा लेते हैं. क्योंकि बैंक को जो लोन पे प्रॉफिट होता है, ठीक है, उस पर उनको टैक्स तो पे करना ही पड़ता है ना, जो भी कॉर्पोरेट टैक्स है, तो वो अपना टैक्स बचा लेते हैं. और राइटिंग ऑफ लोन इज़ नॉट वेविंग इट. ये पॉलिटिकल जो पार्टी चलती रहती है एंटरटेनमेंट, इसको आप बस एंटरटेनमेंट की तरह लो, ठीक है. जैसे गोदी, ठीक है, खुजलीवाल, आउल बाबा, तो ये सब एंटरटेनमेंट ही है. मज़े लो इन चीज़ों के, ऐसे लोगों के जो भी आपके सामने हैं. और इनफैक्ट आप खुद इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपसे पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एक्सपेक्ट की जाती है. हर तरह का लीडर आपका बॉस बन के बैठेगा एंड यू हैव टू वर्क अंडर देम. तो ये कैसे होता है, वेव ऑफ कैसे होता है? सबसे पहले बैंक कभी भी ये नहीं मानते कि पूरा का पूरा लोन वसूल पाएंगे, ठीक है. तो जैसे ही कोई लोन देते हैं हमेशा एक अलाउंस फॉर बैड डेट रखा जाता है, ख़राब ऋणों के लिए एक भत्ता रखा जाता है. जो भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है एक रिज़र्व हमेशा रखते हैं कि कल के दिन फ्यूचर में कोई ना कोई बैड लोन आएगा ही. और ये जो आपके GAAP हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसके अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी हैं, रिक्वायर्ड हैं. तो ये कैसे होता है, एग्जाम्पल से हम एक बार समझते हैं कि सपोज़ किसी बैंक ने 100 रुपये लोन दिया तो 5% उस अलाउंस में डाल देंगे खराब ऋण के लिए कि इतना तो मिलेगा ही नहीं वापस. जैसे ही आप लोन देते हो 5 रुपये इमीडिएटली आप ये मान लेते हो कि हमारा खर्च होगा, एक्सपेंस मान लेते हो, और बैंक वेट ही नहीं करते एक्चुअल डिफ़ॉल्ट होने का, ठीक है. रिमेनिंग 95 को वो कहते हैं कि हाँ इस पे हमको सारी कैलकुलेशन करनी है, नेट एसेट ऑन बैलेंस शीट ये दिखेगा. फिर इसके बाद क्या होता है कि जब एक नॉन परफॉर्मिंग लोन राइट ऑफ कर दिया जाता है या बंद लिख दिया जाता है तो क्या होता है, बैंक को टैक्स डिडक्शन मिल जाता है उस लोन वैल्यू में. हालांकि बैंक अपने वसूली भाई को लगातार कहता रहता है कि आप ये पैसा तो वसूलते रहो, ठीक है. और बैंक कई बार ऐसा करता है कि अगर बैंक खुद से नहीं वसूल पा रहा है तो फिर एक कोई जो थर्ड पार्टी डेडिकेटेड लोन वसूलने वाले लोग हैं उनके पास इसको बेच सकता है कि भाई तुम इनसे पैसा वसूल के हमें दो, हम तुम्हें कुछ उसमें कमीशन देंगे. देन नेक्स्ट थिंग 6+2+1, व्हाट इज दिस? इंटरनेशनल ग्रुपिंग है, UN ने अभी इसकी एक मीटिंग कराई है. तो ये अफ़गानिस्तान में पीस सपोर्ट करने के लिए है. तो व्हाट इज़ दिस? 6 मतलब 6 नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ अफ़गानिस्तान, ठीक है. ये जो मैंने इनका ऑर्डर लिखा है ऐसे है, CPI, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, देन तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान. तो ये आप ऐसे रट लो या मैप से रट लो. इंडिया वर्ल्ड मैप में देखो ये जो POK ये हमारा पार्ट है, बट वर्ल्ड मैप में एक्चुअल में हम जब अपना मैप बनाते हैं तो अफगानिस्तान से हमारा बॉर्डर मिलता है. आई थिंक दिस इज़ डूरंड लाइन,
कंफर्म कर लेना एक बार, ठीक है। बट आइडियली तो अब ये पाकिस्तान का POK पाकिस्तान का पार्ट है और ये यहाँ पर चाइना का बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है, तो इंडिया इसका पार्ट नहीं है। 2 ग्लोबल प्लेयर्स हैं, USA और रशिया, ये लोग भी बाहर से आते हैं, और एक तो खैर 6+2+1 में 1 तो अफगानिस्तान इटसेल्फ। अफगानिस्तान में पीस क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, क्योंकि आपने तालिबान वाला इशू देखा था, ठीक है। अफगानिस्तान से रिलेटेड टेररिज्म यहाँ आ जाता है और यहाँ से फिर आप जानते हो कि यहाँ क्या क्या ये आरामखोर हरकतें करते रहते हैं। देन स्पेशल 301 रिपोर्ट, ठीक है, तो ये देता है USTR। कल भी हमने देखी थी रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, इसी तरह से स्पेशल 301 रिपोर्ट है। ये यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। कुछ मतलब आई डोंट थिंक ये UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। US की खुद की एक बॉडी है, वो बताता है कि हमें किस कंट्री के साथ कैसे डील करना है, उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट है। तो ये हर साल 2 लिस्ट लाते हैं, एक PWL प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, दूसरी होती है वॉच लिस्ट, प्राथमिकता निगरानी सूची और निगरानी सूची। तो इंडिया पिछले 25 साल से लगभग PWL में है। क्यों है, मतलब ये किस चीज़ के लिए है? ये जो रिपोर्ट है ये आती है IPR को अगर आप प्रोटेक्शन या फिर इन्फोर्समेंट नहीं दे पाते हो तो फिर आपको इस लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो ये दोनों लिस्ट क्या होती हैं? प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कंट्री वो होती हैं जिन्होंने सीरियस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डेफिशिएंसीज शो कर दी हैं, और साथ में इतनी सीरियस कर दी हैं कि उनको USTR का अटेंशन चाहिए। वॉच लिस्ट में क्या है, सेम चीज़, जिन्होंने ये IPR में डेफिशिएंसी शो की है लेकिन अभी उनको इस लिस्ट में डाला नहीं गया, फ्यूचर में डाला जा सकता है। अब जैसे इसमें इंडिया ही नहीं है, चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया, और इन दोनों लिस्ट में तो फिर USA ने आधी दुनिया को डाल रखा है। देन मेंस एग्जामिनेशन में रिद्धि मैम ऑलरेडी ये पढ़ा चुकी हैं ई लर्निंग, तो मेंस में आप सीधे इनसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हो कि व्हाट द रोल ऑफ ई लर्निंग इन कंटेम्प्रेरी पैराडाइम, आज के टाइम में क्या रोल है ई लर्निंग का, ठीक है। और पैंडेमिक के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन इंडिया UNSC परमानेंट सीट कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, आज एक इंटरव्यू है तो इसको भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट वीक। और इश्यूज रिलेटेड टू IPR ये आपको साइंस एंड टेक सिनॉप्सिस के साइंस एंड टेक लेक्चर सीरीज़ में मिल जाएगा। देन देर इज़ वन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की जो इक्वालिटी वाला क्लॉज है, नीट जो एग्ज़ाम है वो माइनॉरिटी कॉलेजेस, अल्पसंख्यक कॉलेजेस पर ही भी लागू होगा। कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के राइट्स अबव द लॉ या फिर एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो ये आपके फंडामेंटल राइट जो आपको मिले हुए हैं माइनॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्टर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, उसको वायलेट नहीं करता है। तो जो नीट है ये मैंडेटरी बना दिया गया है, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी हो या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटी हो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अप्रैल हो गया ख़त्म, कल से आएगा मई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना।